तो नेक्स्ट करते हैं एमडीआर। एमडीआर की फुल फॉर्म होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर क्या होता है? एक फीस होती है जो मर्चेंट मस्ट पे, मर्चेंट को पे करनी पड़ती है टू इज एक्वायर, एक्वायर मतलब बैंक को, फॉर एवरी क्रेडिट एंड डेबिट। आप क्रेडिट कर रहे हैं तब भी आपको पे करनी है, डेबिट कर रहे हैं तब भी करनी है, हर ट्रांजेक्शन पे आपको एमडीआर देना होता है। एमडीआर हर्ट द मर्चेंट प्रॉफिट, इससे हमारे प्रॉफिट का मार्जिन हमारा हर्ट करता है। इसकी वजह से हम जो है ऑनलाइन करना पसंद नहीं करते, तो हम कैश में पेमेंट करने लगते हैं। फिर डिस्करेज देम फ्रॉम अडॉप्टिंग पीओएस टर्मिनल। तो एमडीआर की वजह से कोई पीओएस नहीं लेता है, एमडीआर की वजह से कोई भी लेना नहीं चाहता है फिर पीओएस। एंड क्यूआर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, क्योंकि उसमें एमडीआर लगता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन हट होता है। 2017-18 आरबीआई पुट सीलिंग ऑन एमडीआर। सीलिंग में आरबीआई ने रोक लगा दी कि अगर डिजिटल इकोनॉमी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो एमडीआर पे आपको छूट देनी पड़ेगी। एमडीआर हटा दी आरबीआई ने। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी स्टार्टेड एमडीआर सब्सिडी टू एक्वायर बैंक ऑन बिल्स अप टू ₹2000। अगर 2000 तक का आप बिल पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ये तो भी आपको छूट मिलेगी। ए पेमेंट मेड वाया डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई, आधार पे थ्रू ए पीओएस मशीन। तो if a payment made via debit card, भीम यूपीआई, आधार पे थ्रू ए पीओएस मशीन और क्यूआर स्कैन पे और ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट, तो आपको छूट मिलेगी 2000 रुपए तक। यह स्कीम 2 साल के लिए थी। डायरेक्ट बेनिफिट इनकरेक्ट डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाने लगा। इनडायरेक्ट हिडन बेनिफिट डाटा माइनिंग ऑफ टैक्स इवेडिंग मर्चेंट, तो इससे जो है टैक्स इवेड, टैक्स में छूट के लिए मर्चेंट जो है डाटा माइनिंग भी होती थी। इनडायरेक्ट हिडन बेनिफिट ये था इसका। फिर आरबीआई ने कमेटी बनाई जिसका नाम था रतल बत्तल कमेटी, फाइनेंस कमिटी फॉर मीडियम टर्म रिकमेंडेशन। उन्होंने कहा कि आप डिजिटल पेमेंट को मजबूत करने के लिए हमें रिकमेंडेशन करो कि हम क्या करें, तो इसके लिए रतल बत्तल कमेटी बनी। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर थे, इनको भी कमेटी में रखा गया, पीएम टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, इन्होंने भी अपने सुझाव दिए। एचआरडी मिनिस्ट्री वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसे आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वेयर इन कॉलेज स्टूडेंट एक्सप्लेन पीपल अबाउट डिजिटल ट्रांजेक्शन, इसमें कॉलेज स्टूडेंट जाते थे, लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में बताते थे। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और एनपीसीआई ने अपना लॉन्च किया लॉटरी कैशबैक स्कीम, जो आज हमें मिलता है, जैसे बिजली बिल पे करो तो 50 रुपए कैशबैक आएगा, ये सब। तो ये लॉटरी स्कीम ग्राहक को, मर्चेंट को, डिगी धन व्यापार, तो इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमने किसी को पैसे भेजे तो 10 रुपए 20 रुपए ऑनलाइन वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से। तो इसमें एमडीआर में ये सारी चीजें थी। तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई, रत्तल बत्तल कमेटी। चंद्रबाबू नायडू जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे आंध्रा के, तो उनकी कमेटी बनाई। वित्तीय साक्षरता अभियान लेके आए, बहुत कुछ, कैश लकी ग्राहक और ये सब, जैसे अभी पेटीएम और ये सब देते हैं कैशबैक, वैसे ही इन्होंने कैशबैक देना शुरू किया था। अब अगर मीजर टू प्रमोट लेस कैश इकोनॉमी, कि भाई डिजिटल इकोनॉमी बढ़े, मतलब कैश कम हो जाए, डिजिटल इकोनॉमी बढ़े। तो 2016-17 के बजट की बात की जाए, डिमोनेटाइजेशन इन द आफ्टरमैथ डिमोनेटाइजेशन, तो 2017 के बजट में इम्पोज सीलिंग द कैश ट्रांजेक्शन। उन्होंने कहा कि भाई कैश ट्रांजेक्शन को सील कर दो, मोस्ट ऑफ जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन ही हो। 2018 के बजट की बात करें तो इसको और एक्सप्लोर किया गया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आए। इसे हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। अगर आप कमाल की बात देखें तो पिछले 2 साल से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगातार पेपर आ रहा है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। डिजिटल इंडिया में प्रमोट करने के लिए कमाल की बात यह है कि ये क्रिप्टो करेंसी मतलब होता है, आपने सुना होगा, क्रिप्टो मीन्स चोरी, करेंसी, चोरी की करेंसी। तो इंडिया में बैन है, मोस्ट ऑफ कंट्री में बैन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ही जैसी करेंसी आरबीआई लेके आने वाली है। पूरा सब कुछ बन चुका है, लॉन्च होने की देर रह गई है बस। तो अगर ये 2018 में था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि
2 लाख तक ही ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो सकती है कैश में, बाकी ऑनलाइन करनी होती है। तो यह भी एक कैशलेस इकोनॉमी का ही प्रारूप है इस तरह से। नेक्स्ट करते हैं, एक आरबीआई ने कमेटी बनाई थी नंदन नीलकनी पैनल, ये जनवरी टू मई में 2019 में बनाई थी। ये यूआईडीआई जो आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डाटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके एक्स चेयरमैन थे। इन्होंने 70 सजेशन दिए कि आप जो है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये काम करो। तो उस 70 में से मैंने कुछ लिखे हुए हैं, बाकी आप जो है डालोगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएंगे, पर उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, बस इतने बहुत। सबसे पहले अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज जो हमारे घरों में सब्सिडी आती है और एलपीजी की, और डायरेक्ट हमारे खाते में इस अपना स्कॉलरशिप आ जाती है सब कुछ, उन्होंने कहा ये सब डायरेक्ट भेजिए आप, अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी करिए। उसके बाद उन्होंने कहा गिव कंपनी टैक्स इंसेंटिव, उन्होंने कहा टैक्स में आप जो है कंपनी को कुछ इंसेंटिव दीजिए, कुछ फायदा दीजिए, तो उन्होंने ये भी किया। फिर उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट चार्ज कन्वीनियंस फी, जो गवर्नमेंट संस्था है उन्हें कन्वीनियंस फीस नहीं लेनी चाहिए उनसे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जीएसटी एंड पोर्टल शुड अलाउ कार्ड पेमेंट, जीएसटी के पोर्टल पे कार्ड पेमेंट होनी चाहिए। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लेके आना चाहिए, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से उन्होंने 70 सजेशन दिए थे कि आप जो है इन सबको करो तो देश में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी। उन्होंने आरबीआई को भी कुछ ये तो उन्होंने दिए थे सरकार को सजेशन, उन्होंने फिर आरबीआई को भी कुछ सजेशन दिए। उन्होंने पहला सजेशन दिया शुड प्रिपेयर एरिया वाइड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। उन्होंने कहा एरिया टू एरिया आप देखो, हर का निगरानी करो, हर 5 किलोमीटर पे आपके जो है बैंकिंग एक्सेस पॉइंट होने चाहिए, अगर आप जो है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हो। लोकल वेंडर को बैंकिंग बीसी करेस्पॉन्डेंट, ये बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट से जोड़ो। एक्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ फंड, इसको आप सेटअप करो। पुअरली सर्व्ड एरिया में जहाँ पे नई फैसिलिटी है वहां पे लेके जाओ। आरबीआई एंड बैंक शुड कंट्रीब्यूट इन रुपीज इन दिस फंड, इसके लिए आरबीआई और बैंक ने कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने कहा एमडीआर जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट है जो कार्ड पे लगता है उसको रिड्यूस कर दो, उसको घटा दो, उसको खत्म कर दो। अलाउ कस्टमर टू एक्स नंबर ऑफ डिजिट, उसको जो है कुछ पेमेंट फ्री दो जिससे वो ट्रांजेक्शन करे, बार बार करे। आरबीआई ने उनको सजेशन दिया कि नेफ्ट जो है 24/7 कर दो, और अभी आरबीआई ने कर भी दिया, और इस पर चार्जेस घटा दो, चार्जेस भी घटा दिए। फिर उन्होंने एनपीसीआई को भी कुछ सजेशन दिया। उन्होंने कहा एनपीसीआई को बोला कि रुपए और जो भीम यूपीआई है इनको रेमिटेंस ऑफ टू इंडिया, इनमें फैसिलिटेट करो, इनको रेमिटेंस टू इंडिया फैसिलिटेट कर किया जाए, इसको दोनों कार्ड को, रुपए को और भीम यूपीआई को। और उन्होंने बोला इनको कि इन्हें लोकल लैंग्वेज ऐप में लेके आओ, मतलब हर किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो इस तरह से इन्होंने 70 सजेशन दिए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 2 अपने एनपीसीआई के लिखे हैं और 5 आरबीआई के लिए लिखे हैं, 1 2 3 4 3-4 हमने गवर्नमेंट के लिए लिखे हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन भी शिकायत करता है कि अगर आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई भी शिकायत है तो आप अपने ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आरबीआई ने बोला कि सीनियर आरबीआई ऑफिसर है 21 प्लेसेस। उन्होंने कहा कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं डेजिग्नेट हैं वो 21 प्लेस पे हैं इंडिया के अंदर। डीटीओ डायरेक्ट आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपकी कंप्लेन सुनेंगे। 20 लाख तक की अगर आपकी कंप्लेन है मोबाइल वॉलेट ऐप से, नेफ्ट आरटीजी से, तो आप जो है कहाँ पे कंप्लेन करेंगे? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यह कस्टमर कंप्लेंट अप टू ₹20 लाख। They can order the company bank to reverse settled transaction, pay up to additional 1 lakh for mental agony of customer। हायर अपील इसमें करनी है तो आप डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई को कर सकते हैं। अगर आपकी 20 लाख से ऊपर की शिकायत है तो इट्स ए मैटर ऑफ ज्यूरिडिक्शन, तो आप जो है ज्यूरिडिक्शन में जाके जो भी आपका आसपास का कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, तो आप वहां पे जाके कंप्लेन करिए। 20 लाख तक की है तो यहाँ पे कर सकते हैं आरबीआई के ओम्बड्समैन में, बड़ी है तो कोर्ट में जाए। फिर उन्होंने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1998 में बना, इसमें नरसिम्हा सेकंड कमेटी बनी। बैंकिंग रिफॉर्म किए गए, बैंक को ई बैंकिंग कार्ड पेमेंट से जोड़ा गया। 2017 में इसी को बैंक एंड पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2017 लाया गया, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। आरबीआई को एक स्टैचुटरी बॉडी फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट, ये आरबीआई बैंक आईएएस में बहुत क्वेश्चन आता है, स्टैचुटरी बॉडी नॉन स्टैचुटरी बॉडी।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप आरबीआई के पिछले 7-8 साल के उठा के देखोगे पेपर, तो इस तरह का आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा कि इलेक्शन कमिश्नर स्टैचुरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये थोड़ा दिमाग ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे लिखा है कि ये जो है एक स्टैचुरी बोर्ड है, इसको स्टैचुरी मतलब कोई हटाएगा नहीं, चेंजिंग नहीं होगी। क्या नाम रखा है इसका? रेगुलेशन एंड सुपरविजन फॉर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस। ऑल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हैव टू रजिस्टर विद आरबीआई। हर किसी को करना पड़ेगा, जैसे गूगल पे का हमने पढ़ा था, उस पर केस हो गया था, नहीं कर सकते, नहीं रजिस्टर कर रहे हैं तो आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते, मनी का, पैसे का बिजनेस नहीं कर सकते। 2016 में रतल वत्तल कमेटी बनी डिजिटल पेमेंट को और मजबूत करने के लिए, तो उन्होंने भी सजेशन दिया कि भाई जो बीपीएसएस है इसे आप जो है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी से रिप्लेस कर दो, आरबीआई इन आरबीआई टू लुक आफ्टर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, ये सब रतल वत्तल कमेटी ने सजेशन दिए थे। 2018 में ड्राफ्ट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बिल टू इम्प्लीमेंटेड, 2018 में ड्राफ्ट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आ गया, बिल आ गया। लेकिन आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दोनों का अलग अलग मतभेद था इस पे कि भाई चेयरमैन कौन बनेगा, इसमें मेंबर कितने होंगे, तो ये सब इसमें प्रॉब्लम था। आपको जो है ऐसे भी आ सकता है, मेंस में आपको पेपर 1 में जो ऐसे लिखता होता है कि भाई कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर पॉइंट्स लिखो, इसके चार्म्स क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो डेफिनेशन क्या है? एक कैशलेस इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर नॉट कंडक्टेड विद मनी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैंक नोट और कॉइन्स। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मनी के जो फॉर्म में है, ऑनलाइन हो, और उसमें करेंसी और बैंक नोट ना यूज हो, इसे हम कैशलेस इकोनॉमी बोलते हैं। बट रेदर दो इलेक्ट्रॉनिक मेथड, वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो भी पेटीएम, नेफ्ट, आरटीजीएस सब कुछ लिख सकते हैं। ओरिजिन भी लिख सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू ट्रेड विद बार्टर सिस्टम, जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वो आप सारा लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखना है। वो कि पहले कॉमोडिटी मनी थी, फिर मेटेलिक आई, पेपर आई, फिर प्लास्टिक मनी आई, और ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आपको चार्म लिखना हो और चैलेंजेस लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? सेव कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी, कि जैसे आप जो है करेंसी प्रिंट करते हैं तो आपके वो पैसे बचेंगे। हर साल $27 बिलियन की जो है एक साल में बचेगा, अगर आप जो है अगर आप पैसे नहीं छापेंगे तो, और इन्वायरमेंट भी बचेगी। बेटर एफिकेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगर सारा पैसा आपका अकाउंट में ही होगा तो जो है मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से बन पाएगी, क्योंकि आरबीआई बोलती है कि इंडिया में 62 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे सेविंग है, इसलिए कभी भी एग्जैक्ट पॉलिसी इंडिया में बन ही नहीं पाती मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये भी एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, बैंक को पता नहीं लगता, ये भी बचेगा। और इसके चैलेंजेस क्या है? एमडीआर, क्योंकि कब तक सरकार फ्री में कोई भी आपको ऑनलाइन सर्विस देगा तो फ्री में कैसे? मान लो पेटीएम ही है, आपको फ्री में पेमेंट कराएगा, भाई कब तक कराएगा? वो भी तो एक संस्था है, वो भी वर्कर काम कर रहे हैं, एक आपको फैसिलिटी दे रहा है, तो वो कब तक आपको फ्री में सर्विस देता रहेगा? या सरकार आपका एमडीआर कब तक भरती रहेगी? इंटरऑपरेबिलिटी, एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा डालेंगे निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो अपना चार्ज लगाएंगे। अभी तो सरकार ने फ्री कर रखा है कैशलेस इकोनॉमी के लिए, लेकिन सरकार इसको कब देगी? ये सबसे बड़े इसके चैलेंजेस हैं। फिनटेक कंपनी इवॉल्विंग मोर रैपिडली देन लीगल फ्रेमवर्क, आधार प्राइवेसी, ये भी प्रॉब्लम है, केवाईसी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जैसे ही मान लो हमने पेटीएम के साथ अपना आधार कार्ड लिंक किया तो हमारा डाटा पेटीएम को, कल को पेटीएम हमारा डाटा अपने फायदे के लिए किसी को मिसयूज भी कर सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी मिसयूज भी कर सकती है। तो ये सब इसके चैलेंजेस हैं और ये इसके फायदे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो गवर्नमेंट जब सारा पैसा हमारा अकाउंट में ही होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स लेने में, चेक करने में, काउंटरफीट करेंसी, फेक करेंसी, आतंकवाद रोकने में, सब में मदद मिलेगी। टारगेट डिलीवरी एग्री लोन्स दे सकते हैं, तो ये सब फायदा होंगे। कैन सेव फार्मर फ्रॉम मनी लेंडर एंड पुअर फैमिली फ्रॉम पोंजी स्कीम, जैसे वो कमेटी डाल लेते हैं, इन सब से बचाया जा सकता है, सब कुछ अगर ऑनलाइन हो तो। इसके चैलेंज क्या है? पावर टेलीकॉम नॉट अवेलेबल, भैया ऑनलाइन करना है तो हर जगह इंटरनेट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इंडिया में गांव में, दूर दराज के एरिया में टेलीकॉम फैसिलिटी नहीं है, टावर नहीं पहुंचते हैं वहां पे।
गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट बिकम ए रोल मॉडल। गवर्नमेंट सर्विस में ही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ही नहीं हर काम ऑनलाइन करती है, तो बाकी बंदे कैसे करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। इनकरेक्ट डिजिटल पेमेंट सब्सिडी टैक्स ब्रेक्स। हर कोई अपना टैक्स बचाना चाहता है, हर कोई इंडिया में चोरी करना चाहता है, पैसे बचाना चाहता है अपना टैक्स का, तो जो है फिर जो है वो क्यों ऑनलाइन करेगा, वो तो ऑफलाइन करेगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस है इंडिया में। हाउस होल्ड के लिए सिक्योर डिफिकल्ट टू स्टील टाइम कन्वीनियंट। घर में अगर पैसा रखेंगे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ चोरी हो जाएगा। बैंक में रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई भी चोरी नहीं करेगा। लो फाइनेंशियल लिटरेसी, नोशन ऑफ सिक्योरिटी, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बैंक में भी क्या प्रॉब्लम है, फ्रॉड हो जाता है, कार्ड क्लोनिंग हो जाती है, कोई भी फोन करके पूछ लेता है आपका ओटीपी क्या है, आपकी लॉटरी लगी है, ऐसे हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जैसा अभी इंडिया में आपको बहुत इस पे पक्का क्वेश्चन आने वाला है, जिस तरह से इंडिया में अभी आप देखेंगे आरबीआई लगातार बैंकों पर रोक लगाती चली जा रही है कि जैसे पीएमसी बैंक पे लगाया, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पे, उसमें उन्होंने इतना, जैसे यस बैंक का हुआ, उन्होंने इतना लोन दे दिया, बाद में उन्होंने बिजनेसमैन ने लोन लौटाया ही नहीं। जब लौटाया नहीं उन्होंने, तो बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, आरबीआई ने रोक लगा दी। अब हर किसी बंदे का मान लो किसी बैंक में करोड़ों रुपए है, जैसे वो नीरव मोदी पीएनबी का लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया, तो ये हमारा पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है। अब हम बैंक में रखे हुए करोड़ों, बाद में आरबीआई बैन लगा देती है कि आप अपने अकाउंट से सिर्फ 5,000 रुपए निकाल सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ऑनलाइन ऑफलाइन में होगी। मेरा मान लो अरबों रुपए बैंक में फिक्स है, रखा हुआ है, और वो बैंक पर रोक लगा दी कि आप 50,000 ही निकाल सकते हैं, तो बंदा फिर क्या करेगा, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ऐसे लिखने को आ जाए, ये सारे पॉइंट से आप बहुत अच्छा ऐसे पेपर में लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में फिर क्या लेके आएंगे, डिजिटल पेमेंट इज नॉट ए पैनिसिया नॉर इज कैश ऑल बैड। ना ही तो डिजिटल इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा वरदान है, ना ही पूरी तरह से कैश ही बुरी है। फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, लेस कैश इकोनॉमी बेटर देन कैशलेस इकोनॉमी। मतलब थोड़ा कैश हो क्योंकि यहाँ अनपढ़ है, गरीब है, फैसिलिटी नहीं है, टावर नहीं है, फोन नहीं है, किसी किसी का, जब किसी का फोन ही नहीं है वो कैसे ऑनलाइन करेगा, कंप्यूटर तो दूर की बात है। लोगों को यहाँ कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फोन चलाना नहीं आता, तो कैशलेस इकोनॉमी कैसे हो जाएगी। पर लेस कैश हो और कैशलेस ज्यादा हो जाए, मतलब छोटे छोटे काम, बिजली बिल, ये सब ऑनलाइन होने लगे, और मोबाइल रिचार्ज, ये सब तो बहुत बढ़िया है। ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। तो इतना समझ आया? यस सर। ठीक, इसके आगे का, इसका मैंने जो ये इसका पहला टॉपिक था, उसमें मैं अभी आपको मनी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें अभी सारी मनी कर ली। एक आखिरी मनी रहती है जो आज का सबसे बड़ा चैलेंजेज है और वरदान भी है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पे पक्का हर बार क्वेश्चन आता है, इसको हम कल करेंगे, इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसको कल करेंगे। और आप पिछले 2 साल के, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इंटरनेट पे 2019 और 20 का पेपर देखो, और उसमें देखना क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन आया है कि नहीं। क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है, और इस बार भी आएगा, क्योंकि सन 2008 में जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस $0 था, और अभी जो है कोरोना टाइम पे एक क्रिप्टो करेंसी, एक जो है क्रिप्टो करेंसी की कीमत $50,000 हो गई है। मतलब किसी ने अगर एक डॉलर इन्वेस्ट किया होता 2008-9 में क्रिप्टो करेंसी में, तो आज उसको $50,000 मिल रहे होते। ये करेंसी इतनी बढ़ गई, जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही। तो ये जो है बहुत बड़ा है क्रिप्टो करेंसी, इसको कल पढ़ेंगे। तो आज का इतना सारा समझ आया होगा क्या जी? कल सैटरडे। अच्छा अच्छा, कल सैटरडे। कल भी टेस्ट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में डालूंगा, ठीक है। और एचसीएफ एलसीएम का आपको सी सेट का आएगा, तो ये 2 टॉपिक आएंगे। ये पहले कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमी, फिर इसके क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि फिर आईएएस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, एक टॉपिक का क्वेश्चन बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ना 2-2 3-3 4-4 टॉपिक को मर्ज करके बन जाता है। फिर जब टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे कर लोगे। तो अभी तो हम शुरुआती दौर में ही है, तो कल भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करो, और जो है आप जो है एचसीएफ एलसीएम की करो, ठीक है। ओके 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 बाय।